हेलो, मेरा नाम फैज़ान मोहम्मद है। आज का टॉपिक है लिंग्विस्टिक असेसमेंट ऑफ इंडो आर्यंस एज कैंडिडेट्स फॉर इंडस वैली फाउंडर्स एंड स्क्राइब्स। लैंग्वेज का मुशाहिदा करते हैं कि जहां 4500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, क्या आज उसी रीजन, उसी इलाके के लोगों की ज़ुबानें उनको रिप्रेजेंट करती हैं? जिस ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ उसको उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। ये लिंग्विस्टिकली सिमिलर है हिंदी ज़ुबान से। दोनों नॉर्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में बोली जाती हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से उर्दू इंडो एरियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में आती है, जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का हिस्सा है, और हिंदी भी उसमें आती है। उर्दू में अरबिक और फारसी ज्यादा मिक्स है और हिंदी में संस्कृत, लेकिन स्ट्रक्चरली इनको इंडो एरियन लैंग्वेजेस कहते हैं। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पहले चलें लैंग्वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन को मैप से देखते हैं। पाकिस्तान के नक्शे में अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करें तो दो डिस्टिंक्ट रीजन्स नजर आते हैं और जुबानों में भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। लाइन के ऊपर की लैंग्वेजेस में बलोची और पश्तो शामिल हैं। वेस्ट में बॉर्डर के उस पार पर्शियन मतलब फारसी है। इन लैंग्वेजेस को इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इस लाइन के नीचे की लैंग्वेजेस जैसे उर्दू, सिंधी, पंजाबी और इंडियन साइड गुजराती वगैरह, ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस कहलाती हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट या अर्लीस्ट, और प्रोटो लैंग्वेज उसका मतलब है कि एक हाइपोथेटिकल लैंग्वेज होती है जिससे एक्चुअल लैंग्वेजेस निकलती हैं। ये प्रोटो लैंग्वेज हिस्ट्री में कहीं पर भी अटेस्ट नहीं है, लेकिन सर्वाइविंग लैंग्वेजेस उनका स्ट्रक्चर ही बताता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर लैंग्वेजेस किसी एक पुराने दरख्त की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि कदीम ज़माने में एक लैंग्वेज थी जिससे आज की यूरोपियन लैंग्वेजेस निकली हैं। उस लैंग्वेज से न सिर्फ यूरोपियन बल्कि ईरानियन और नॉर्थ इंडिया की मेजर लैंग्वेजेस भी निकली हैं। उसका नाम दिया है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उसकी ईरानियन ब्रांच में दो मजीद हाइपोथेटिकल लैंग्वेजेस हैं, एक प्रोटो इंडो ईरानियन और दूसरी प्रोटो इंडो आर्यन। एक से ईरानी लैंग्वेजेस निकली हैं और दूसरी से नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज निकली हैं। जो अटेस्टेड लैंग्वेजेस हैं, जो ख्याली या हाइपोथेटिकल नहीं है, अटेस्टेड मींस हाइपोथेटिकल नहीं है लेकिन वो रिकॉर्डेड हैं, जिनकी हिस्ट्री में एविडेंस मिलती है, उसमें ईरान से ओल्ड पर्शियन, वैसे तो वो 6th सेंचुरी कबले मसीह के हैं, लेकिन स्कॉलर्स के हिसाब से लैंग्वेज स्ट्रक्चर बहुत पुराना डेवलप्ड है और इसका मतलब ये है कि ओल्ड पर्शियन बहुत पहले से है। ओल्ड पर्शियन की एक दूसरी वैरायटी, उसका नाम है अवेस्तान। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, पारसी कम्युनिटी के रिलीजन और उनकी सेक्रेट किताब अवेस्ता की लैंग्वेज है। ऑन द अदर हैंड सबसे पुरानी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में जो अटेस्टेड हैं, हिस्ट्री में मिलती हैं, वो ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि आर्काइक इंडो आर्यन भी उसे कह सकते हैं। ये हिंदुइज्म की सबसे पुरानी सेक्रेट बुक ऋग्वेदा की पुरानी लेयर्स में मिलती है। इस ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज की एक वैरायटी है, उसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। इसकी मिसाल हिंदुइज्म की बुक महाभारत है। सबसे कदीम अटेस्टेड ईरानियन लैंग्वेजेस ओल्ड पर्शियन, मेदियन और अवेस्तान लैंग्वेजेस हैं। फिर मिडिल और नियो ईरानियन लैंग्वेजेस आती हैं। नियो का मतलब न्यू या मॉडर्न लैंग्वेजेस है। मिडिल और मॉडर्न लैंग्वेजेस को वेस्ट ईरानियन और ईस्ट ईरानियन में डिवाइड किया गया है। वेस्ट ईरानियन को फर्दर दो ब्रांचेस साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, जिनमें पहलवी और पार्थियन लैंग्वेजेस शामिल हैं। उसके अलावा मॉडर्न ईरानियन लैंग्वेजेस 20 से ज्यादा हैं जो वेस्ट ईरानियन कैटेगरी में आती हैं। इनमें मॉडर्न पर्शियन, फारसी, कुर्दिश और बलोची फेमस लैंग्वेजेस हैं। ईस्ट ईरानियन लैंग्वेजेस को फर्दर सेंट्रल एशियन, यूरेशियन और पामीरी में डिवाइड किया गया है। इनमें से पामीरी लैंग्वेजेस में वक्की और पश्तो दो फेमस लैंग्वेजेस हैं जो साउथ एशिया के नॉर्दर्न रीजन्स में बोली जाती हैं। सिंस हमारा टॉपिक इंडो आर्यन लैंग्वेजेस पे है, सो ये इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस को सरसरी ही हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें से
अवेस्तान और ऋग्वेदिक बुक्स का इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है, जिस पर एक्सटेंसिवली थियोलॉजिकल असेसमेंट रिलेटेड वीडियो जब हम बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ लिंग्विस्टिक कंपैरिजंस लेटर ऑन ऐड करेंगे। इंडो का मतलब है, इसको आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट समझें। इंडो एरियन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में पहली लैंग्वेज प्रोटो इंडो एरियन है, जो कि कहीं पर अटेस्टेड नहीं है, अज्यूमेबली होगी बेस्ड ऑन लैंग्वेज एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इन एनी केस ये लैंग्वेज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कभी बोली नहीं गई, शायद अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान बॉर्डरिंग रीजन्स या उससे भी थोड़ा ऊपर कहीं बोली जाती होंगी। उसके बाद आर्काइक इंडो एरियन या ओल्ड इंडो एरियन लैंग्वेज है जो कि अटेस्टेड है। ये ऋग्वेदा हिंदुइज्म की सबसे पुरानी कंपोजिशन के ओल्डेस्ट पोर्शंस में से है। इसके बाद क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज है, जिसमें महाभारत सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुइज्म लिखी गई है। ये एक वैरायटी ऑफ ओल्ड इंडो एरियन है। उसके बाद मिडिल इंडो एरियन लैंग्वेजेस आती हैं, इनको प्राकृत या प्राकृत भाषा ये भी उसको कहते हैं। इनका दौर 300 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह तक भी मैक्सिमम स्ट्रेच जाता है, और इनमें मगधी, सरासेनी और पाली लैंग्वेजेस आती हैं। उसके अलावा अर्धा मगधी भी आती है। प्राकृत स्कॉलर्स कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस थी जो संस्कृत की एज अ पब्लिक लैंग्वेज खत्म होने के बाद अवामी लैंग्वेज बन गई। उसके बाद नियो या मॉडर्न लैंग्वेजेस आती हैं। ये मॉडर्न लैंग्वेजेस प्राकृत और संस्कृत के मिक्सचर से बनी हैं। इनमें सिन्हालीज एक आइसोलेटेड लैंग्वेज है जो श्रीलंका में है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी और उर्दू हैं, जिनके वेरियस डायलेक्ट्स हैं। नॉर्थ इंडिया की इंडो एरियन मॉडर्न लैंग्वेजेस में सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, आसामीज, बंगाली और ओरिया हैं। ये स्ट्रक्चरली इंडो एरियन लैंग्वेजेस हैं जो संस्कृत रूट से हैं, लेकिन इनमें प्राकृत और इवन द्रविडियन लोन वर्ड्स भी मिलते हैं। अब तक हमने देखा कि इंडो एरियन लैंग्वेजेस में सबसे पहले इंडो एरियन की ओल्ड फॉर्म ऋग्वेदिक लैंग्वेज, फिर उसकी एक वैरायटी जिसको क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, महाभारत वाली लैंग्वेज, फिर मिडिल लैंग्वेजेस जो प्राकृत हैं, और फाइनली मॉडर्न लैंग्वेजेस जो हमने देखी। अब एक ग्रुप है दार्दिक लैंग्वेजेस का, जो नॉर्दर्न रीजन के पहाड़ी इलाकों में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इन्होंने मिडिल पीरियड जो प्राकृतिक फेस है वो बाईपास कर दिया है ड्यू टू मे बी आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। वैसे टेक्निकली ये इंडो एरियन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली ये थोड़ी डिफरेंट हैं। इनमें कैलाशा या कैलाश वैली जो चित्राल में है उनके लोग आते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस खोवर, दोमेली, गवार बत्ती, दुमकी वगैरह इसमें शामिल हैं। कश्मीरी को भी दार्दिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में रखा गया है, लेकिन हैरत की बात है ये लैंग्वेज कोई रीजनल आइसोलेशन का शिकार नहीं है। पास में पंजाब के प्लेन्स हैं, रीजनल कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है। फिर इस लैंग्वेज ने कैसे प्राकृतिक फेस को बाईपास किया समझ नहीं आता। डिविजन्स भी लेटर ऑन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कुछ तो कहते हैं कि कोई एंशिएंट लैंग्वेज थी, नियोलिथिक उसकी रिमेनिंग फॉर्म है, और कुछ ये कहते हैं कि ये पास में सिनो तिब्बतियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, वहां से आई है। लेकिन स्ट्रक्चरली अभी भी कश्मीरी लैंग्वेज को दार्दिक लैंग्वेजेस में रखा गया है। दार्दिक के बाद नूरुस्तानी लैंग्वेजेस आती हैं, ये भी नॉर्दर्न रीजन्स में बोली जाती हैं। दार्दिक स्पीकर्स के इमीडिएट वेस्ट में इस लैंग्वेज के लोग रहते हैं, हिंदू कुश के पहाड़ों में। नूरुस्तानी लैंग्वेजेस इवन मोर यूनिक हैं दार्दिक से भी, जिन्होंने मिडिल इंडो एरियन प्राकृतिक फेस को बाईपास किया ड्यू टू देयर आइसोलेशन। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो करती हैं अगेंस्ट कैटेगराइजेशन इनटू ईदर इंडो एरियन और ईरानियन। मींस अभी तक स्कॉलर कम्युनिटी श्योर नहीं है कि इनको इंडो एरियन में रखें या इनको इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस में रखें। नूरुस्तानी लैंग्वेजेस दोनों में एडजस्ट नहीं हो रही एज अ क्लासिफिकेशन फिलहाल। इनमें कोती, प्रासोम, अक्सुम वगैरह ये लैंग्वेजेस आती हैं। एक फेमस बुक रूट्स ऑफ हिंदुइज्म बाय एस्को पार्पोला जो 2015 की पब्लिकेशन है, उसमें इन लोगों की पॉपुलेशन हार्डली 1 लाख बताई गई है।
उसके बाद वाकी पहले बताया था कि ईस्ट ईरानियन लैंग्वेज है जो यहाँ पर है, और बरूशास्की ये एक आइसोलेट ग्रुप है, इसका लिंक दार्दिक लैंग्वेजेस से मिलता है, तो ये इंडो एरियन लैंग्वेज ही है लेकिन प्राकृतिक फेस नहीं है इसमें। उसके अलावा बल्ती लैंग्वेज है जो गिलगित बल्तिस्तान में है, वैसे तो वाकी और बरूशास्की भी हुंजा एरियाज में है। बल्ती पास में चाइनीज रीजन की सीनो तिब्बतियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में से है। वास्को डी गामा एक बहुत बड़ा नाम है ग्लोबल ट्रेवलर्स और डिस्कवरर्स में। ये यूरोप से इंडिया दाखिल हुआ 1498 एडी में। इसकी वजह से बाकी यूरोपियंस के लिए भी रास्ते खुल गए यहाँ आने के। यूरोप के मिशनरीज जो मजहबी लोग क्रिश्चियनिटी फैलाने की नियत से आए थे, और फाइनली बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिकल डोमिनेंस का दौर आया फ्रॉम यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियन मिशनरीज जब यहाँ आए तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को अपनी यूरोपियन लैंग्वेजेस के करीब पाया, जबकि हिस्टोरिकल टाइज अटैच नहीं थे कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स में कोई सिमिलैरिटीज रहती। बड़े सगीर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश खुद ही एक दुनिया थी, न कभी हुक्मरानों बादशाहों ने यहाँ से बाहर जाके दुनिया फतेह करने का सोचा और ना ही कभी वो गए। बस एक अलेक्जेंडर का दौर था जब ग्रीक लैंग्वेज और संस्कृत का मेल मिलाप 14th सेंचुरी कबले मसीह में रहा, लेकिन जो सिमिलैरिटीज यूरोपियन मजहबी दाई मिशनरीज ने देखी वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं बल्कि दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी थी। इंग्लिश प्रीस्ट थे थॉमस स्टीफेंस। वो यहाँ आए और उन्होंने बाइबल न्यू टेस्टामेंट को कोनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। कोनकी वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में बोली जाती है। ये गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लैंग्वेज इटसेल्फ इंडो आर्यन है। तो थॉमस स्टीफेंस ने उस ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ बाइबल को नाम दिया किस्ता पुराना। ऑब्वियसली पहले सीखी होगी लैंग्वेज और बाइबल को ट्रांसलेट किया होगा उन्होंने, फिर उन्होंने उसकी ग्रामर बनाई कोनकी लैंग्वेज के लिए। उन्होंने अपनी स्टडीज में संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलरिटीज नोट की एज अर्ली एज 1583 क्रिश्चियन एरा। फिर एक फ्रेंच मिशनरी जो क्रिश्चियनिटी की तबलीग करने इंडिया में आए, उनका नाम था गैस्टन लॉरेंट। आगे का नाम मुश्किल है प्रोनाउंस करना, फ्रेंच लैंग्वेजेस के टर्म अक्सर मुश्किल लगते हैं मुझे प्रोनाउंस करने में। कोएर्डियोस। उन्होंने लेटर लिखा एन क्विटिल डुप एरोन, ये एक नाम है फ्रेंच, और उस लेटर में उन्होंने तारीख दी थी 1767 क्रिश्चियन एरा। उन्होंने कहा कि संस्कृत लैंग्वेज ग्रीक और लैटिन से बहुत मिलती है, स्ट्रक्चरली भी मिल रही है और इन टर्म्स ऑफ वोकेबुलरी रूट्स एज वेल। उसके बाद सर विलियम जोन्स लेट 1700 में इंडिया आए। ये कोई मिशनरी नहीं थे, इनको प्रॉपर स्कॉलर कह सकते हैं। इनके फादर भी बड़े मैथमेटिशियंस थे। ये खुद लिंग्विस्ट, फिलोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस है। इन्होंने बंगाल, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले हुकूमत की, वहां ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। वैसे तो खुद भी लैंग्वेज एक्सपर्ट थे। इनको ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, अरबिक और हिब्रू जुबानें भी आती थी। संस्कृत को पढ़ने के लिए इन्होंने कलकत्ता से एक बंगाली पंडित से मदद ली और संस्कृत को स्टडी किया ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली अप्लाइड इन लैंग्वेजेस। फिर एक तकरीब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में, वहां 2 फरवरी 1786 क्रिश्चियन एरा में एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया। जो अल्फाज कहे वो इन्वर्टेड कॉमास में बताने की जरूरत है। कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज वॉट एवर बी इट्स एंटिक्विटी इज ऑफ वंडरफुल स्ट्रक्चर, मोर परफेक्ट देन ग्रीक, मोर कॉपियस than Latin and more exquisitely refined than earlier, yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and in the form of grammar than could possibly have been produced by accident, them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists. There is a similar reason that Gothic or Celtic had same origin with Sanskrit and the old Persian might be added to the same family.
उनका कहना है कि संस्कृत लैंग्वेज चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसका स्ट्रक्चर कमाल है। ये स्ट्रक्चर ग्रीक से ज्यादा परफेक्ट है, लैटिन से भी ज्यादा रिच है और बहुत ही रिफाइंड स्पीच है, लेकिन फिर भी बहुत गहरा ताल्लुक शो करती है दोनों ग्रीक और लैटिन जुबानों में। आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तीनों लैंग्वेजेस किसी कॉमन सोर्स से ओरिजिनेट हुई हैं जो अब मौजूद नहीं है। फिर विलियम जोन्स फाइनली कहते हैं कि गोथिक और केल्टिक भी संस्कृत के साथ सेम ओरिजिन रखती हैं। गोथिक ईस्ट जर्मनिक लैंग्वेज थी, जर्मनी के रीजन की, और केल्टिक से इंग्लिश की लैंग्वेजेस वेल्श और आयरिश वगैरह निकली हैं। और फाइनली कहते हैं कि ओल्ड पर्शियन ईरानी को भी सेम फैमिली में ऐड किया जा सकता है। मींस प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो ख्याली लैंग्वेज है उसका एविडेंस नहीं मिलता, उससे यूरोप की बहुत सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। उनमें एक ईरानियन लैंग्वेज भी निकली है जिसके स्पीकर्स अफगानिस्तान तुर्कमानिस्तान रीजन में आए, और वहां से दो मजीद हाइपोथेटिकल ख्याली लैंग्वेजेस, एक प्रोटो इंडो एरियन और दूसरी प्रोटो इंडो ईरानियन। फिर इन दो ब्रांचेस ईरानी और इंडियन से आगे लैंग्वेजेस अटेस्ट हुई हैं जो ख्याली नहीं है। उनकी एविडेंस मिलती है हिस्ट्री में। जो ईरान साइड है उसमें है सबसे पुरानी ओल्ड पर्शियन और उसकी एक वैरायटी आविस्तान, और इंडियन साइड में सबसे पुरानी जो अटेस्टेड है वो है ओल्ड इंडो एरियन जो ऋग्वेदा की लैंग्वेज है, और क्लासिकल संस्कृत जो महाभारत वाली लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। यूरोपियंस जब इंडिया आए तो उन्होंने फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक को इम्प्रूव किया, जो संस्कृत को यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज ग्रीक और लैटिन वगैरह से कंपेयर किया। उससे पहले 2000 साल तक कोई खास काम नहीं हुआ इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, या अगर हुआ भी था तो प्रिजर्व नहीं हो सका। कोइंसिडेंटली इंडिया ही में पाणिनि एक स्कॉलर थे जिन्होंने 350 कबले मसीह में मीन्स 2500 साल पहले एक संस्कृत की ग्रामर बुक लिखी जिसका नाम था अस्तद्ववी। ये वर्ड का मतलब है 8 चैप्टर्स। पाणिनि को डिस्क्रिप्टिव फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक का फाउंडर भी कहा जाता है। पाणिनि के बाद सर विलियम जोन्स, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग अर्ली ब्रिटिश रूल इन बंगाल कैलकाटा, जो के एक बड़े लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर भी थे। अरबी, फारसी, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भी इनको आती थी। उन्होंने 1786 टू 1788 एडी में फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद रखी, जो डिफरेंट है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से जो पाणिनि ने बनाई थी 350 कबले मसीह में। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है और इससे जस्ट लाइक जेनेटिक्स आप ट्रेस कर सकते हैं लैंग्वेजेस के पास्ट को, उसकी हायरार्की और एवोल्यूशन को। यह फील्ड उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्पीच में एक जुमले से कायम की जब उन्होंने कहा कि संस्कृत ईरानी, ओल्ड पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, गोथिक विच इज जर्मनिक और केल्टिक विच इज आयरिश, ये सब सिंगल ओरिजिनल लैंग्वेज से बनी है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको प्रोटो इंडो यूरोपियन या शॉर्ट फॉर्म पाई लैंग्वेज कहते हैं। प्रोटो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब यह है कि फॉरमोस्ट या सबसे पहले, इन प्लेस, इन टाइम या इन ऑर्डर कहा जा सकता है। इस फील्ड में फर्दर काम हुआ फ्रांस बॉप ने 1816 एडी में और रासमुक रास्क ने 1818 एडी में। प्रॉपर स्टडी इम्प्लीमेंटेशन की। उन्होंने सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल रिलेशंस ढूंढने की कोशिश की बिटवीन डिफरेंट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। वो प्रूव करने में लग गए कि इन लैंग्वेजेस का जेनेटिक रिलेशनशिप एक दूसरे से है या नहीं है। फिर इंडो यूरोपियंस के अलावा यूरालिक जो नॉर्दर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया की लैंग्वेजेस हैं, उन पर भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइड हुए। जेनोस सेजनोविक्स ने काम करना शुरू किया। उन्होंने हंगरी की लैंग्वेज को सामी लैंग्वेज से कंपेयर किया और ग्रेजुअल एवोल्यूशन एज वेल एज जेनेटिक रिलेशन बनाया। ये लिंग्विस्टिक कंपैरिजन एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। आम इंसान प्रॉपर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ द गेम इम्प्लीमेंट नहीं करता। लैंग्वेज की ग्रामर, स्ट्रक्चर और फोनोलॉजिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखा जाता है और फिर ये काम किया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि आप दो स्क्रिप्ट्स को उठाएं और दोनों के शेप्स को उल्टा सीधा करें और कहें कि आपस में ये रिलेट करते हैं और उनकी जो नॉन लैंग्वेजेस हैं उनका फोनोलॉजिकल आवाज दूसरी अननोन लैंग्वेजेस पर इम्प्लीमेंट करें और कहें कि ये बस काम हो गया। मुझे बहुत हैरत हुई, बहुत से लोग YouTube पर इस तरह से कंपेयर करते हैं बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट एंड संस्कृत लैंग्वेज, विच इज टोटली रॉन्ग।
written Devanagari character Ma. If I say that this Ma is being written from past 4,000 years, I don't think anybody is going to believe that. What I will do, I'll just change it little bit. I just change this character angle to 45 degree, and now what you see, it's a fish shine. It is fish. I don't know how it is, but this is something that I realize that it looks like same, but I don't have any proof of it. इस तरह तो इंडस स्क्रिप्ट मायन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट से भी विजुअली मिलती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन जो इंडस सिविलाइजेशन के बहुत बाद में बनी थी, उनका कोई रियल कांटेक्ट या रिलेशन रहा हो इंडस वैली के लोगों से। और सिंबल्स कुछ अगर मैच भी करते हैं तो भी उनकी फोनोलॉजी, आवाज और मतलब डिफरेंट है, सिवाय नेचुरल सिंबल्स के जैसे पहाड़ की ड्राइंग एक जैसी है काफी स्क्रिप्ट्स में, इंक्लूडिंग इजिप्शियन और इंडस स्क्रिप्ट। साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही टू द पॉइंट एंड स्ट्रिक्ट होती है। थोड़ा भी सेट ऑफ रूल्स या टेक्निकल डिटेल्स अगर लैक करें तो लैंग्वेज ट्रेसिंग में साइंटिफिक रिसर्च या आर्टिकल या थीसिस उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। संस्कृत लैंग्वेज को साइंटिफिकली कंपेयर किया गया है दूसरी लैंग्वेजेस से एज पर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स प्रिंसिपल्स। चलें देखते हैं कि कैसे किया गया है। सबसे पहले ये एक फादर का वर्ड है। संस्कृत में फादर को पिता कहते हैं और पर्शियन पुरानी ईरानी में भी इसको पिता कहते हैं। अवेस्तान जो वैरायटी है ओल्ड पर्शियन की, उसमें भी पिता कहते हैं। ग्रीक में पातर कहते हैं, लैटिन में भी पातर कहते हैं, गोथिक ओल्ड जर्मनिक में फादर कहते हैं। यहाँ पी की जगह पर एफ का यूज किया गया है। आयरिश में आथिर कहते हैं, यहाँ पी की जगह पर ए इस्तेमाल हुआ है। एंग्लो सेक्शन ओल्ड अंग्रेजी में फादर, टोचारियन ये सेंट्रल एशियन लैंग्वेज है, इसमें पाकर कहते हैं। अर्मेनियन इसमें हायर पी की जगह एच है। और सिंधी लैंग्वेज जो रीजनल इंडो एरियन लैंग्वेज है उसमें पीयू कहते हैं। टू आस्क मीन्स पूछना, इसको वैदिक संस्कृत में परचमी कहते हैं। ओल्ड पर्शियन में जो पुरानी ईरानी है उसमें परामी कहते हैं। आवेस्तान जो ओल्ड पर्शियन की वैरायटी है उसमें परसा कहते हैं। लैटिन में पोस्को, ओल्ड आयरिश में आर्को, पी की जगह ए का यूज हुआ है। जर्मनिक में फोस्कोम, पी की जगह एफ इस्तेमाल हुआ है। बल्ती में परसू, टोचारियन सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस में प्रक्सम, अर्मेनिया में हरका नेम, पी की जगह पर एच है। मॉडर्न अंग्रेजी में आस कहते हैं लेकिन परसू फॉलो उससे मिलता है। और सिंधी में परचार कहते हैं जैसे वैदिक संस्कृत में परचमी कहते हैं। 100 सो इसको ओल्ड इंडो आर्यन संस्कृत में सतम कहते हैं लेकिन कैंटम भी कहते हैं। कैंटम या सेंटम है। ग्रीक में हेराकन, एस की जगह पर एच है। आवेस्तान ओल्ड वैरायटी ऑफ ओल्ड पर्शियन, इसमें सतम कहते हैं। आप नोट कर रहे हैं कि पुरानी ईरानी के वेरिएंट आवेस्तान जो पारसियों की सेक्रेट बुक है उसकी लैंग्वेज कितनी सिमिलर लग रही है पुरानी वैदिक लैंग्वेज से। सिर्फ हे का साउंड ईरानी में है जो रिप्लेस करता है संस्कृत के साउंड से। बाल्टिक में 100 को सिम्तोस कहते हैं। स्लेवोनिक में सूतो, रशियन जुबान में सतो, टोचारियन सेंट्रल एशियन लैंग्वेज में कंतोम या कंते, एस की जगह के है। और गोथिक ओल्ड जर्मनिक में हंद कहते हैं, एस की जगह एच है। थोड़ा स्ट्रक्चर में फर्क है लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि रूट वर्ड सेम ट्रेस हुआ है। इंग्लिश में हंद को एडिट करें तो 100 कहते हैं। सिंधी, उर्दू, हिंदी इनमें 100 कहते हैं जैसे संस्कृत में सतम कहते हैं। 10 को ओल्ड इंडो एरियन संस्कृत में दासा कहते हैं। आवेस्तन में भी इसको दासा कहते हैं। आयरिश में डीच, लैटिन में देकेम या देसम, जर्मनिक में टेक्सम, डी की जगह टी है। अल्बानियन में धेते, टोचारियन सेंट्रल एशियन में साका, डी की जगह सा है। इंग्लिश में 10, उर्दू हिंदी में 10 जैसे संस्कृत में दासा। और सिंधी में डह कहते हैं। ये डह एक रिट्रोफ्लेक्स साउंड है। हम एक और वर्ड देखते हैं उसके बाद हम इस रिट्रोफ्लेक्स साउंड को डिटेल से स्टडी करते हैं। व्हील या वैगन, संस्कृत में व्हील या वैगन को ककरा कहते हैं। ग्रीक में इसको कुकुलोस कहते हैं। टोचारियन सेंट्रल एशियन में इसको कुकुल कहते हैं। यहाँ ग्रीक और टोचारियन लैंग्वेजेस से संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड जो है वो मिलता जुलता है।
रिट्रोफ्लेक्स साउंड क्या है? सिंधी एक मॉडर्न रीजनल इंडो एरियन लैंग्वेज है। इस सिंधी लैंग्वेज में रिट्रोफ्लेक्स साउंड आता है ड। जुबान ऊपर के दांतों के पीछे टच करके बोलते हैं और ये डायग्राम है, इसमें दांतों के पीछे ऊपर के पोर्शन को अल्वियोलर रिज बोलते हैं। अगर जुबान को फ्रंट पे ले जाएंगे तो डेंटल साउंड निकलेगा जो डिफरेंट होता है। इंडो एरियन लैंग्वेजेस में रिट्रोफ्लेक्स साउंड्स हैं, वैदिक और क्लासिकल संस्कृत में भी हैं। ये रिसेंटली जो ब्रिटिश आए थे उनसे पहले से ही है। आई थिंक ये शुरू की माइग्रेशन इंडिकेट करता है, क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेजेस में रिट्रोफ्लेक्स साउंड नहीं है, सिर्फ इंडो एरियन लैंग्वेजेस में ही है। पुराने रिट्रोफ्लेक्स साउंड्स को कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि द्रविडियन से ताल्लुक है। हिमेन्यू ने इन 1954 में कहा था कि एक टाइम पर द्रविडियन लैंग्वेजेस नॉर्थ में कहीं बोली जाती थी, जहां पर आज इंडो एरियंस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उनके लोन वर्ड्स की सूरत में रेट्रोफ्लेक्स बने। कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि इसका द्रविडियन से ताल्लुक नहीं है। खैर, रिट्रोफ्लेक्स भी दो टाइप्स के हैं, एक एपिकल और दूसरा सब एपिकल। सिंधी जो मॉडर्न डे इंडो एरियन लैंग्वेज है, इसमें सब एपिकल रिट्रोफ्लेक्स साउंड निकलता है। ये जुबान की बैक साइड टच करती है एल्वियोलर रिज के पीछे ऊपर के पैलेट को। द बैक ऑफ द टंग टचेस द पैलेट। जबकि मोस्ट ऑफ द इंडो एरियन मॉडर्न डे लैंग्वेजेस वहाँ एपिकल रिट्रोफ्लेक्स साउंड निकलता है, मतलब वहाँ पर सब एपिकल, यहाँ पर एपिकल रिट्रोफ्लेक्स साउंड निकलता है। इसका मतलब है कि सिर्फ टिप ऑफ द टंग टचेस द पैलेट, मतलब कि वहाँ पर जुबान की उल्टी साइड जो थी बैक ऑफ द टंग वो टच करती थी, यहाँ पर जुबान की जो टिप है वो टच करती है ऊपर। ये दोनों रिट्रोफ्लेक्स साउंड्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, जब नॉर्थ इंडिया में अभी रिसेंटली यूरोपियंस आए हैं, स्पेशली ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, तो अब फॉरेन वोकेबलरी थी। यहाँ के लोगों के पास दो चॉइसेस थी, एक तो डेंटल साउंड जो सेम एज इंडो यूरोपियन साउंड्स होते हैं, और दूसरा रिट्रोफ्लेक्स साउंड्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडो एरियन लैंग्वेजेस के। रिट्रोफ्लेक्स साउंड्स में भी दो चॉइसेस थी, एक तो एपिकल साउंड और दूसरा सब एपिकल साउंड, और मोस्ट ऑफ द इंडो एरियन लैंग्वेजेस ने वो पहले वाला चूज किया। सिंधी लैंग्वेज रीजनल मॉडर्न इंडो एरियन लैंग्वेज और तमिल ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इन्होंने बैक ऑफ द टंग को यूज किया जो सब एपिकल एल्वियोलर है। अब पाकिस्तानी टीवी शोज में भी रिट्रोफ्लेक्स साउंड लैंग्वेजेस जो होती हैं फनी समझा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और आप देखेंगे कि मोस्टली सॉन्ग्स भी जो है वो ऐसे सिंधी लैंग्वेज के सॉन्ग्स को इतने इंटरनेशनली फेमस नहीं है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स साउंड फील होता है कंपेयर टू दूसरी मॉडर्न डे इंडो एरियन लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अब ये एक इमेज क्रिएट हो गई है कि ये लो लेवल प्रोनाउंसिएशन है, मतलब आप देखेंगे अगर एक सिंधी जब एक फनी बात कर रहा होता है तो आप कहते हैं यार ये किस किस्म की प्रोनाउंसिएशन है। सेम गोज फॉर द तमिल। अभी बीच में एक पाकिस्तानी लड़की का क्लिप भी वायरल हुआ था, तो वो कह रही थी कि पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, तो वो अंग्रेजी स्टाइल में पार्टी हो रही है को कह रही थी, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर आप देखें कि एक्सेप्टेड है। और वैसे तो ये भी अजीब ही लग रहा था, लेकिन अगर कोई सीरियसली इस तरह से कहता तो हो सकता है कि इसको मॉडर्न जो लोग हैं वो अच्छी वोकेबलरी समझते हैं। तो बस नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस ने थोड़ा ज्यादा नकल करने की कोशिश की है अंग्रेजों को, और उस प्रोनाउंसिएशन को सही समझा कंपेयर टू रिट्रोफ्लेक्स साउंड बेस्ड लैंग्वेजेस। तो मैं तो प्रोनाउंसिएशन की इस आर्ट को पसंद नहीं करता जो टॉफिल और आइल्स जैसे एग्जाम्स में भी यूज होती है। बेसिकली साउंड नेचुरल होना चाहिए, कॉपीकैट नहीं। ये खिलाफ फितरत, अगेंस्ट नेचर लगता है। मिमिक्री फनी जरूर है, लेकिन सीरियसली की जाए तो बहुत वियर्ड लगती है। पाकिस्तान में एक साहिब हैं, उन्होंने मौलाना तारिक जमील एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके बयानात स्पीचेस आती हैं तो उनको सेम वॉइस में नकल करने की कोशिश की। उम्र इतनी रखी, अजर इतना रखा, उनकी उम्र इतनी हो गई, अजर इतना रखा। तो इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि आप पब्लिकली ये ऐसा नहीं किया करें। मेरी आप स्पीचेस भले आप नकल करें, लेकिन मेरी आवाज को नकल नहीं करें। अपनी जो ओरिजिनल आवाज है उसी में बात किया करें। दूसरा एक और चीज़ मैं अर्ज करना चाहूँगा, देखिए नकल आप जैसी भी कर लें, लेकिन नकल एक गैर फितरी अमल है। तो जो चीज़ गैर फितरी होती है उसके नताइज में दवाम नहीं होता या उसके नताइज मुस्बत मुरतब नहीं होते, तो ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन ये बहुत ही फेमस है हमारे एग्जाम्स में प्रोनाउंसिएशन इस हिसाब से करना।
नॉर्थ की इंडो एरियन लैंग्वेजेस में ड्रेविडियन लोन वर्ड्स हैं, जो इंडिकेट करता है कि एक दौर में ड्रेविडियन लैंग्वेजेस नॉर्थ में बोली जाती थी, लेकिन किसी रिसेंट हिस्ट्री में ड्रेविडियन प्रेजेंस का नॉर्दर्न रीजन में अभी शो नहीं हो रहा। मैं क्योंकि अपनी लैंग्वेज सिंधी को, जो कि रीजनल इंडो एरियन लैंग्वेज है, उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट करके ले रहा हूँ। कोई भी नॉर्थ की रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी वगैरह हो गई, तो उसको भी एज अ रेफरेंस पॉइंट लेकर हम ड्रेविडियन वर्ड्स को उनमें से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है योक। योक एक इंग्लिश का वर्ड है जिसकी मीनिंग है यूनाइट करना, ज्वाइन करना, हार्नेस करना, दो चीजों को आपस में जोड़ना, और ये योगिक टर्मिनोलॉजी योगा वगैरह में भी ये यूज होता है, जिसको कहते हैं माइंड और सोल का मेलाप। इंडियन थियोलॉजी, सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में इसको काफी इंपॉर्टेंस हासिल है, लेकिन इसकी हिस्ट्री इंडो एरियन लैंग्वेजेस की इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अराइवल से भी पहले की मालूम होती है, बल्कि इंडस सिविलाइजेशन में इसकी बिगिनिंग शुरुआत नजर आती है। संस्कृत और दूसरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में योग को सेम रखा गया है। संस्कृत में योग को युगम कहते हैं, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस से मैच करता है। ग्रीक जुबान में युगोन, लैटिन में लुगम, गोथिक जर्मनिक में जुक, लिथुनियन में जुंगस, अर्मेनियन में लूक और ओल्ड ग्रीक में ज्यूक नूमी कहते हैं। इस कंपैरिजन से लगता है कि युगम में और बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के वर्ड्स में सिमिलैरिटी है। संस्कृत ट्रेडिशंस में युगम तो ये लफ्ज है योग का, लेकिन इसको भारता से भी कंपेयर किया जाता है। भारता बेसिकली युगम को कैरी करने वाले इंसान को कहते हैं। थियोलॉजिकली ये इंसान डिवाइन नॉलेज को आम लोगों तक पहुंचाता है। जो भारता होता है ये बज़ाहिर पानी भरने वाला है, लेकिन डीपली धर्म, मजहब या सोसाइटी का बोझ उठाने वाला होता है। ये एक निजाम, सिस्टम को बैलेंस के साथ एडमिनिस्टर करता है। रिलीजियस पर्सनालिटी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सोसाइटी में रिफॉर्मर मालूम होता है। अनदर की एस्पेक्ट ऑफ द टर्म भारता, इस लफ्ज से भारत भी निकला है। वैसे तो भारत एक पर्सनालिटी है संस्कृत ट्रेडिशंस में, लेकिन कोइंसिडेंटली ये भारता पानी भरने वाले से भी मैच करता है, जो आप देखते हैं कि आज इंडिया का नाम भारत है। अब तक आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि मैं सिंधी, जो एक इंडो एरियन लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरली उसको ड्रेविडियन लैंग्वेज के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट प्रोबेबली दिस इज एन आई अवेकनिंग पार्ट फॉर मी एज वेल। सिंधी जो रीजनल लैंग्वेज है सिंध प्रोविंस की, मॉडर्न इंडो एरियन लैंग्वेज है, उसकी रूरल वोकेबलरी जो देहातों में आज भी बोली जाती है, उसमें ये पानी भरकर घरों में देने वाले को, जो दोनों कांधों पर बोझ उठाता है पानी का, उनको कवांती या केवाती या कवंती कहते हैं, जो एक ओल्ड तमिल लैंग्वेज के वर्ड केवाती से मैच करता है। न सिर्फ ये दोनों वर्ड आपस में मैच करते हैं, लेकिन ये इनका पर्पस, इनका फंक्शन, वर्ड्स का, ये भी आपस में मैच करता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ड्रेविडियन के अगर लोन वर्ड्स सिंधी लैंग्वेज में मिलते हैं, जो कि नॉर्थ की इंडो एरियन लैंग्वेज है, तो इससे यह साबित होता है कि किसी दौर में नॉर्थ में भी ड्रेविडियन लैंग्वेजेस बोली जाती थी और फिर यहाँ से साउथ की तरफ ये शिफ्ट हुई हैं। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें कोई बड़ी पॉपुलेशन की माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी माइनॉरिटी एलिट भी अपनी लैंग्वेज लार्जर मासेस तक फैला सकती है। जैसे अंग्रेज जब इंडिया में आए, जितनी भी सारी उन्होंने जंगें लड़ी, उनमें कोई उनकी ज्यादा तादाद नहीं थी, बल्कि इंडियन लोग अंग्रेजों के साथ ज्यादा थे। बैटल ऑफ प्लासी देख लें, वार्स विद टीपू सुल्तान देख लें, 1843 क्रिश्चियन एरा में टालपुरों के खिलाफ सिंध में अंग्रेजों ने सिंध को फतेह किया, वो भी आप जंग देख लें। तो उनकी लैंग्वेजेस भी इस तरह से फैल सकती हैं जिस तरह से अंग्रेजी फैली है, तो एक कम तबके की भी लैंग्वेज इस तरह से फैल सकती है। कंपैरिजन पैरामीटर्स हम देखते हैं कि सिंधी और ड्रेविडियन लैंग्वेजेस में क्या है। लफ्ज सेम होना चाहिए जिसका मतलब भी सेम हो। जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस को मैच किया है, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर ड्रेविडियन स्कूल ऑफ थॉट को इंडस स्क्रिप्ट के सिलसिले में अगर मैं टेस्ट करता हूं, तो मुझे ऐसे वर्ड्स ढूंढने होंगे सिंधी में
जो कि द्रविडियन लैंग्वेज में और ये सेम हो, और न सिर्फ ये वर्ड सेम हो बल्कि उसका मतलब, उनका प्रोफेशन या फंक्शन वो भी तकरीबन सेम हो। जैसे भरता और केवंती है, ये एक एंशिएंट प्रोफेशन था। इससे पता चलता है कि दोनों वर्ड्स केवंती और वहाँ द्रविडियन का वर्ड वो सेम है, क्योंकि प्रोफेशन भी सेम था, वर्ड भी सेम है, फंक्शन भी सेम है उसका। कंपेयर टू दैट अगर हम किसी लेस सर्टेन वर्ड्स या वीक रिसर्च की बात करते हैं, कभी कभी एक वीक रिसर्च भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ के निकालती है। जैसे इंडस स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हो सकी, तो उस सिलसिले में न होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हो लिंग्विस्टिक एक्सपेक्ट में जो कि काम करने के लायक हो। एक स्ट्रेंज पैटर्न मुझे मिला है, एक लफ्ज है द्रविडियन या इंडो एरियन, सांस्कृतिक या सिंधी। कंपैरेटिव वर्ड्स एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव वाइज साइनोनिमस हैं, वैसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऐसे हो सकता है कि रीजनल लोग ठीक से उस फॉरेन वोकेबलरी का इस्तेमाल न कर पाए हों। उनमें से एक है मैं या वे। ओल्ड तमिल में इसको ब्लैक कलर कहते हैं, प्रोटो तमिल में, ओल्ड तमिल में, रिकंस्ट्रक्शंस में। सिंधी लैंग्वेज में मैं बफेलो को कहते हैं जिसका कलर ब्लैक होता है। तो अब ये दोनों वर्ड डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, एक का मतलब ब्लैक है, दूसरी का मतलब है बफेलो जो ब्लैक कलर की होती है। तो ये आप समझ लें कि किसी किस्म का एट्रीब्यूट वो इसमें ऐड हो रहा है। द्रविडियंस रिलेटेड भी ये नहीं है। इंडो एरियंस में भी ये प्रोनाउंसिएशन मिली है। रुद्र संस्कृत में लाल को कहते हैं, तो अंग्रेजी में रेड कलर हो गया। सिंधी में खून को रक्त बोलते हैं, और रक्त जो है खून वो रेड कलर का होता है। ये कंपैरिजंस रूल्स ऑफ द गेम्स फॉलो नहीं करते, इसलिए ये एक वीक रिसर्च है। तो मैंने अपनी दो किस्म की बताई थी, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च और एक वीक रिसर्च का है। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर रिसर्च है जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने की है। अब उसमें एक वर्ड है फॉर अल्कोहल, इसको इंडो एरियन, ईरानियन और इंडो यूरोपियन में कंपेयर किया गया है। थोड़ा बहुत लफ्ज के साउंड का इशू है, वो इतना मैटर नहीं करता कंपैरिजन में। संस्कृत में शराब को सुर ये कहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक ड्रिंक का नाम है सोमा। अवेस्तान जो एक वैरायटी है ओल्ड इंडो एरियन ईरानी जुबान की, उसमें टर्म है हुरा जो सोमा से मैच करता है, हुरा सोमा। और ये हुरा सिर्फ सोमा से मैच नहीं करता बल्कि इसका फंक्शन भी सेम है, तो फंक्शन भी सेम होना चाहिए। इंडियन स्क्रिप्चर्स में असुरा, अशुरा ये, और ईरानियन अवेस्तान में आहूरा। अब थोड़ा बहुत एच और एस का फर्क है, लेकिन इनका फंक्शन सेम है, दोनों डेटीज हैं। संस्कृत में अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक का नाम है मधु परका या मधु मंथा। ये लफ्ज परका, स्लोली, पेजा और इससे प्यास, जैसे हिंदी और उर्दू में ये लफ्ज हैं। ओल्ड ग्रीक में वाइन को मत्थु कहते हैं। तो अब मत्थु और मधु परका, इनमें सिमिलैरिटीज है, लेकिन इनका फंक्शन भी सेम है, मतलब के डायरेक्ट भी मीनिंग्स भी सेम है। मत्थु लफ्ज मधु से मिलता है। अंग्रेजी में शहद, हनी से बनने वाली एक बियर होती है, उसको मीड कहते हैं। तो मधु और यहाँ पर मीड, इनका कंपैरिजन सही बनता है। उसके अलावा एक लफ्ज है आसमान के लिए, और ये उनकी डेटीज के लिए भी है। अब ये लफ्ज भी यूरोपियन और संस्कृत में मिलता है। वैदिक डेटीज जिसका नाम इंद्रा है, उसका मतलब है आसमान। ये आसमान से रिलेटेड है, जैसे ज़्यूस एक ग्रीक गॉड है। इंद्रा या इंद्र जैसा कॉन्सेप्ट और लफ्ज ये उरालिक या यूरालिक लैंग्वेजेस जो कि नॉर्दर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया की लैंग्वेजेस हैं, उनमें एक वर्ड है इनमार जिसका मतलब इंद्रा से मैच करता है। तब इंद्रा और इनमार, अब ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, थोड़े बहुत मैच करते हैं, लेकिन इनका एट्रीब्यूट, फंक्शंस और डायरेक्शन ये भी प्रॉपर मैच करती है। तो जब हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक असेसमेंट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें देखने को जो मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडो एरियन संस्कृत लैंग्वेज ग्रुप का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूरोपियन और सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस से। लेकिन लिंग्विस्टिक रिसर्च के बेसिस पर प्रूव या डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता कि पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप के लोग एथनिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी सेम थे। लैंग्वेजेस अडॉप्ट की जा सकती हैं। लोकल पॉपुलेशन कभी अपनी लैंग्वेज छोड़कर दूसरी पावरफुल तबके की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। इससे उनकी एथनिसिटी चेंज नहीं होती बल्कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है। हमारे सिंध में बहुत से बलोच आए, उन्होंने बलोची छोड़कर सिंधी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली। बहुत से सराइकी स्पीकर्स आए लहंदा के और उन्होंने सराइकी छोड़कर सिंधी अडॉप्ट कर ली। सो लिंग्विस्टिक असेसमेंट ये इंडस स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत वैल्यूएबल रिसर्च है, लेकिन एथनिसिटी को ट्रेस करने में वीक असेसमेंट है। ऑन द अदर हैंड जेनेटिक्स असेसमेंट उससे बिल्कुल उलट है। वो
एथनिसिटी को ट्रेस करने में वैल्यूएबल और कल्चर या सिविलाइजेशन जिसमें लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके ज़ुमन में इतने काम की नहीं है। आज हमने कुछ लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को कवर किया है। नेक्स्ट टाइम हम जेनेटिक्स और फिर थियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल असेसमेंट भी करेंगे नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन की, ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये हमारे प्रेडिसेसर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के फाउंडर्स या स्क्राइब थे या ये नहीं थे। जब तक एक ओवरऑल होलिस्टिक स्टडी नहीं करेंगे अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, तब तक असली पिक्चर और कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। मेरा फोकस है कि इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में कोई हेल्प मिले, उसके लिए डिटेल्स से नॉर्थ की इंडो एरियन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस और साउथ की द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, इन दोनों का इन डेप्थ जायजा लेंगे, जो कि बहुत जरूरी है जब तक हम इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का सोच भी सकें। क्योंकि एक भी गलत कदम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, आप अगर 10 साल भी उसमें स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में लगाएंगे, बुनियादी गलत थी, आपका असेसमेंट ही गलत थी इनिशियल, तो वो जो रास्ता है वो डिसाइफरमेंट की तरफ नहीं जाएगा। तो हमें बहुत केयरफुली लैंग्वेज को पिक करना है कि डिसाइफरमेंट के लिए कौन से रीजन के कौन सी लैंग्वेजेस को हम पिक करें तो हम उससे इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।